हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम गैलेड्रियल नाम की एक एल्फ लड़की की आवाज़ को सुनते हैं जो कहती है कि शुरुआत से कोई भी बुरा नहीं होता। इसके बाद हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि गैलेड्रियल ही है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रही होती है। वो एक नाव बनाती है कागज का और उसे एक नदी में बहा देती है। बच्चे सोचते हैं कि कागज का नाव कैसे तैरेगा, लेकिन गैलेड्रियल यकीन के साथ कहती है कि ये नाव तैरेगा। लेकिन बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो चिल्लाती है कि पत्थर मत फेंको, लेकिन उसका नाव डूब जाता है। वो अपने दोस्तों पर हमला करती है गुस्से में। तभी वहाँ पर गैलेड्रियल का बड़ा भाई आता है जिसका नाम है फिनरॉड, और वो अपनी बहन को रोकता है और वो अपनी बहन से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें पता है कि नाव तैरते क्यों है जबकि पत्थर डूब जाता है। इसका जवाब है कि पत्थर सिर्फ गिरना जानता है। तो वही नाव की खास बात यह है कि वो ऊपर के उजाले को देखता है, नीचे पानी में गहराइयों में अंधेरा नहीं। गैलेड्रियल पूछती है कि कभी कभी लहरों की चमक और ऊपर की रोशनी बिल्कुल एक जैसी लगती है। समझ ही नहीं आता कौन सी रोशनी सही रास्ता दिखाएगी। इसका जवाब फिनरॉड अपनी बहन को उसके कान में बोलता है। गैलेड्रियल बोलती है कि वो अकेले ये सब कैसे करेगी। फिनरॉड उसे कहता है कि तुम्हें ये रास्ता खुद चुनना होगा। इसके बाद हमें गैलेड्रियल बताती है कि उनका दुश्मन मॉर्गोथ उनकी दुनिया से उनका रोशनी छीनने आया था। तब सभी ने इसका विरोध किया और एल्फ की सेनाएं जंग की मैदान में उतरे और उन्होंने अपना घर वैलिनोर को छोड़ दिया। इसके बाद वो लोग चले गए एक ऐसी जगह पे जहाँ अजीबोगरीब शक्तियाँ और जानवर रहते थे। उस जगह का नाम है मिडिल अर्थ यानी मध्य धरती। लेकिन उनके दुश्मन वहाँ भी आ गए और मध्य धरती इस युद्ध से उजड़ गया। उनके दुश्मन मॉर्गोथ को हारना तो था, लेकिन उसकी सेना ऑर्क कोने कोने तक फैल चुके थे और वो लोग बढ़ रहे थे। और ये सब करना था एक शातिर जादूगर सौरॉन का, जो मॉर्गोथ का सबसे बड़ा शागिर्द है। गैलेड्रियल के भाई फिनरॉड ने ये कसम खाई थी कि वो उसे मार देगा, लेकिन उन्होंने पहले उसके भाई फिनरॉड को ढूंढ लिया और उसे मार दिया। और उसके शरीर पर एक निशान होता है। गैलेड्रियल अपने मरे हुए भाई को देखकर बहुत दुखी होती है और गैलेड्रियल प्रण लेती है कि वो अपने भाई के मरने का बदला जरूर लेगी। और इसीलिए गैलेड्रियल निकल पड़ी सौरॉन की खोज में, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। साल दर साल बीत गए और धीरे धीरे सौरॉन के दिए गए दर्द को वो लोग भूलने लगे, पर गैलेड्रियल नहीं भूली। फॉरवर्ड वेथ में हम गैलेड्रियल और उसके पलटन को देखते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, और गैलेड्रियल अपने टुकड़ी की कमांडर होती है। दूसरा एल्फ उसे समझाता है कि शायद हम जो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं हमें वो यहाँ नहीं मिलेगा। ऑर्क को सालों से नहीं देखा गया और रात होने वाली है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी के साथ रात में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन रात में बहुत तेज तूफान आता है और उनका आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। पर वो लोग देखते हैं कि उन्हें जहाँ आना था वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी के साथ उस जगह आती है और मॉर्गोथ के मरने के बाद ये वही जगह है जहां उसके ऑर्क जमा हुए थे। वो सभी आगे बढ़ते हैं पर देखते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। वो सभी एक बड़े से दीवार को तोड़ते हैं और अंदर उन्हें बहुत बड़ा सा जगह मिलता है जहाँ उन्हें कुछ जली हुई डेड बॉडीज दिखती हैं। गैलेड्रियल को ये देखकर लगता है कि शायद ये काला जादू किया गया है, लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। गैलेड्रियल एक पत्थर के ऊपर पानी गिराती है और पानी गिराते ही वहाँ वही साइन बन जाता है जो उसने अपने भाई के शरीर पर देखा था। और वो दूसरे एल्फ को कहती है कि बाकी लोगों को बोलो कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा एल्फ कहता है कि हमें महीनों पहले घर लौटने का आदेश दिया गया था। गैलेड्रियल इस पर कहती है कि घर वो भी जाना चाहती है, लेकिन जब तक उनके दुश्मन का नामो निशान नहीं मिट जाता वो घर नहीं लौटेगी। तो वहीं बाहर एक दूसरे एल्फ को एक स्नो ट्रोल मिलता है जो बहुत बड़ा सा राक्षस है और वो उन पर हमला करने लगता है। गैलेड्रियल आवाज सुनकर बाहर आती है और वो बड़े बहादुरी से उस ट्रोल से लड़ती है और उसे मार डालती है। अब इस हमले के बाद सभी यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ रुकना नहीं चाहते, लेकिन गैलेड्रियल यहाँ से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी टुकड़ी अब उसका साथ नहीं देने वाले। अब दूसरे जगह रोवेनियन में हम देखते हैं दो शिकारियों को एक जगह से गुजरते हुए और उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, पर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से गुजर जाते हैं हम देख पाते हैं कि उस जगह हॉबिट्स छुपे हुए थे।
उन आदमियों के जाने के बाद वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हॉबिट्स का मानना है कि यात्रियों का यहाँ पर आना एक बुरा संकेत है। उसके बाद हम एक छोटी बच्ची नोरी को देखते हैं जो अपनी दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। वो लोग जंगल में जाकर बेरी खाते हैं, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर एक जानवर के पैर के निशान को देखता है और ये देखकर नोरी घबरा जाती है। लेकिन वो छोटे बच्चे से कहती है कि शायद ये कोई कुत्ते का पैर का निशान होगा और वो अपने पीछे उस बड़े से जानवर को देखती है और ये देखकर वो सारे बच्चों को वापस घर चलने को बोलती है। उन बच्चों के वहां से निकलने के बाद वो बड़ा सा जानवर वहां आ जाता है। हाई एल्फ के कैपिटल लिंडन में हम एलरॉन्ड को देखते हैं जो अपने एक बुक पर काम कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसे अगले काउंसिल मीटिंग में आने से मना किया गया है और उसकी दोस्त उसे मिलने आई है, यानी कि गैलेड्रियन। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो एलरॉन्ड को बताती है कि सॉरॉन शायद भाग निकला है और उसे वो निशान दिखाती है, पर उसे पता नहीं कि अब वो कहाँ है। इसलिए वो अपनी नई सेना को लेकर उसे ढूंढने जाना चाहती है और इसके लिए उसे राजा से परमिशन चाहिए और वो एलरॉन्ड से कहती है कि तुम जाकर राजा से बात करो। लेकिन एलरॉन्ड उसे कहता है कि तुमने राजा के आदेश को ठुकराया है। उन्होंने कहा था कि आगे नहीं बढ़ना, लेकिन फिर भी तुमने अपने खतरनाक सफर को जारी रखा। इसके बाद भी राजा ने तुम्हें सजा देने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि तुम्हें सम्मानित करने के बारे में सोचा है। एलरॉन्ड गैलेड्रियल को समझाता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, लेकिन गैलेड्रियल कहाँ समझने वाली। वो एलरॉन्ड से कहती है कि मुझे महाराजा से मिलवाओ। अब हम हॉबिट्स को देखते हैं और नोरी बाकी बच्चों के साथ अपने घर वापस पहुंचती है और खाना बनाते वक्त वो अपनी माँ मैरीगोल्ड से बात करती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता, ये देखने की इच्छा नहीं होती कि ये नदियाँ कहाँ से आती है, हमारे इस दुनिया के बाहर है क्या। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इस दुनिया में एल्फ, इंसान और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए हम बेफिक्र रह सकते हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि हम लोग एकजुट रहते हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। इसके बाद हम महाराजा को देखते हैं जो अपने सेना को सम्मानित कर रहा होता है। इसमें गैलेड्रियल भी शामिल है। राजा उन सभी को कहता है कि इसके बाद उन्हें यानी कि इस सेना की टुकड़ी को पश्चिम में भेज दिया जाएगा, यानी वैलीनोर में, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं बिना युद्ध किए। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो गैलेड्रियल को नहीं चाहता कि वो दोबारा युद्ध में जाए और राजा के आदेशों का पालन ना करे। गैलेड्रियल राजा के दिए गए सम्मान से खुश नहीं है। गैलेड्रियल अपने भाई के स्टैचू के सामने उदास खड़ी होती है और गैलेड्रियल से मिलने के लिए एलरॉन्ड आता है जो कहता है कि ये जीत तुम्हारे वजह से ही है। लेकिन गैलेड्रियल राजा के आदेश को नहीं मानना चाहती। वो उस दुश्मन को ढूंढ निकालेगी जिसने उसके भाई को मारा है, चाहे उसे ये अकेले ही क्यों ना करना पड़े। एलरॉन्ड गैलेड्रियन से कहता है कि उसने ये निशान राजा को दिखाया था और राजा का कहना है कि उनके दुश्मन अब मर चुके हैं। लेकिन गैलेड्रियल ऐसा नहीं मानती। वो एलरॉन्ड से कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो, तुमने उस शैतान को नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। एलरॉन्ड उसे कहता है कि अगर तुम गलत हुई तो पता नहीं तुम कितने एल्फ की जान खतरे में डालोगी, वो भी सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए। एलरॉन्ड उसे समझाता है कि राजा के इस प्रस्ताव को किसी ने कभी नहीं ठुकराया और तुम ऐसा करती हो तो तुम अकेले रह जाओगी, अपने ही दर्द में घुटते रह जाओगी। गैलेड्रियल कहती है कि पश्चिम जाने से भला उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। एलरॉन्ड अपने दोस्त को समझाता है कि तुम्हें पश्चिम जाना होगा और अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक लगता है कि तुम्हारे बातों में सच्चाई है तो मैं खुद उस दुश्मन को खत्म कर दूंगा। अब हम साउथ लैंड को देखते हैं जहां इंसान रहते हैं, पर हम वहां दो एल्फ को देखते हैं। उनमें से एक एरोंडिर होता है जो एक सोल्जर है और इंसान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो एक मधुशाला में आता है और एक लड़का उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि हमें कब तक तुम्हारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। एरोंडिर मधुशाला से बाहर निकलता है और बाहर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है ब्रॉनविन और वो एरोंडिर को एल्फ्रिन का बीज देती है और वो बताती है कि वो इस बीज को एक हकीम से खरीदी थी और इस फूल के पंखुड़ी को मसलने से दवाई बनती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद एरोंडिर जाता है अपने दूसरे सोल्जर मेढोर से मिलने के लिए जो उसका इंतजार कर रहा था। वो एरोंडिर से बात करते हुए कहता है कि इन इंसानों पर नजर रखना कम है जो मुझे तुम पर नजर रखना होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। दोनों किले के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि युद्ध अब खत्म हो चुका है। सारे चौकियों को खाली करने को बोला गया है और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा।
इस बात से एरोंडेर थोड़ा दुखी है, ये सोचकर कि पता नहीं वो अपनी प्रेमिका से फिर कब मिलेगा। वॉच वार्डन एरोंडेर से मिलने आता है और वो बताता है कि वो 79 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और शायद उसे यहाँ पर रहने की आदत हो गई है। वॉच वार्डन उसे पूछता है कि जंग में आने से पहले तुम क्या थे। वो कहता है एक किसान। वॉच वार्डन कहता है फिर तो तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और तुम्हारी जिंदगी अब एक नई सिरे से शुरू होगी। जाते जाते वो एरोंडेर से कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें अब इंसानों पर नजर नहीं रखनी होगी। अब हम ब्रॉनविन को देखते हैं जो अपने घर में अपनी बेटे थियो के साथ दवाई बना रही होती है और उसे मिलने के लिए एरोंडेर आता है। वो एरोंडेर से पूछती है कि तुम मेरे घर क्यों आए हो। एरोंडेर उसके करीब जाता है और ब्रॉनविन कहती है कि तुम जो कहने आए हो वो कह दो। एरोंडेर कहता है कि मैंने तो वो बात तुमसे सैकड़ों बार बोल चुका हूँ। तभी ब्रॉनविन के घर एक बूढ़ा आदमी आता है अपने बीमार गाय को लेकर, जिसका इलाज ब्रॉनविन को करना होगा। चेक करते समय वहाँ पर एरोंडेन भी आ जाता है और वो आदमी बताता है कि उसकी गाय शायद घास चरते चरते हॉर्डन की ओर चली गई थी और उस गाय के शरीर से दूध की जगह खून निकलता है और इस वजह से एरोंडेन और ब्रॉनविन हॉर्डन के लिए निकलते हैं, ये पता लगाने कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। ब्रॉनविन का बेटा थियो दोनों को देख रहा होता है और वो उस एल्फ को पसंद नहीं करता। इसके बाद उसका बेटा थियो अपने दोस्त के साथ एक बार्न में आता है और कहता है कि उसे अपने दोस्त को कुछ दिखाना है, जहाँ उसका दोस्त थियो की माँ ब्रॉनविन के बारे में बात करता है और कहता है कि पूरा शहर तुम्हारे माँ के बारे में बात कर रहा है कि वो एल्फ के साथ कितना घुल मिल रही है और शायद इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। थियो ने वहाँ कुछ छुपा रखा है और हम देखते हैं कि वो एक तलवार है जो ऑर्क यूज करते थे और थियो उस तलवार में कुछ जलते हुए देखता है। गैलेड्रियल और उसके पल्टन को देखते हैं जिन्हें पश्चिम की ओर ले जाया जा रहा है। उसका दोस्त एलरॉन्ड राजा से बात करते हुए बताता है कि आखिर गैलेड्रियल असलियत में चाहती क्या थी और वो पूछता है क्या अगर वो काला साया सच में है। राजा इस पर कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने जो भी किया है मध्य धरती की भलाई के लिए ही किया है। और वो एलरॉन्ड को कहता है कि मुझे और तुम्हें आने वाले कल को संवारना है। राजा उसे लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर के कला के बारे में पूछता है और कहता है कि वो एक नया आविष्कार करने वाले हैं जो उनके लिए काफी खास है। राजा चाहता है कि एलरॉन्ड कैलिब्रिम्बोर के साथ काम करे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए वहां पर लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर को बुलाया जाता है। अब हम हॉबिट सैडॉक को देखते हैं जो आसमान में तारों को देखकर कहता है कि ये भी उनके लिए बुरा संकेत है, पता नहीं उनके साथ आगे क्या होने वाला है। पर उनकी बातों को छोटी बच्ची नॉरी सुन रही होती है। ये देखकर सैडॉक गुस्सा हो जाता है कि नॉरी हर जगह पहुंच जाती है बात सुनने के लिए। नॉरी उसे पूछती है कि आपने आसमान में क्या देखा। वो कहता है कि आसमान में कुछ अजीब हलचल हो रही है और वो आसमान की तरफ देखती है। एरोंडेर और ब्रॉनविन हॉर्डन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पता चलता है कि ब्रॉनविन का जन्म हॉर्डन में ही हुआ था और एरोंडेर बताता है कि हॉर्डन में कुछ लोगों को मॉर्गॉथ के वफादारी के लिए जाना जाता है। ये सुनकर ब्रॉनविन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे करीबियों के बारे में बात कर रहे हो, वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। और एरोंडेर कहता है कि इसलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। इसके बाद उन दोनों की नजर पड़ती है उस गाँव पर जिसके तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, लेकिन वो गाँव जल कर खत्म हो गया है। इसके बाद हम गैलेड्रियल और उसके पल्टन को देखते हैं जहाज में और उनसे उनका हथियार और उनका आर्मर ले लिया जाता है और हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि गैलेड्रियल को ये पसंद नहीं आता। वो अपने तलवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पर उसे छोड़ना पड़ता है। वो सभी पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं और ऐसा नज़ारा तो उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। बादल के हटते ही तेज रोशनी निकलती है तो वहीं लिंडॉन में महाराजा आसमान में एक आग के गोले यानी कि मीटियोर को देखते हैं। गैलेड्रियल नीचे गिरा हुआ एक तलवार को देखती है और अपने भाई के बातों को याद करती है और हम उस समय के बातों को सुनते हैं जब गैलेड्रियल पूछती है कि आसमान की रोशनी और लहरों की चमक बिल्कुल एक जैसी होती है तो उसे कौन सी रोशनी चुननी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि गैलेड्रियल के भाई ने उसके कान में क्या कहा था, कभी कभी अंधेरे को बिना छुए हम रोशनी में नहीं जा सकते। तो वही हॉबिट भी उस आग के गोले को गिरते हुए देखते हैं तो वही गैलेड्रियल पानी में कूद जाती है और रोशनी के अंदर नहीं जाती अपने बाकी साथियों की तरह। राजा के सामने एक पत्ता गिरता है। राजा उस पत्ते को उठाता है और वो पत्ता काला पड़ने लगता है और उसमें से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। नॉरी उस जगह जाती है जहां वो मीटियोर गिरा है और वहां उसे जो दिखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो असली में आग का गोला था ही नहीं।
बल्कि एक इंसान था। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द पावर ऑफ द रिंग्स सीजन 1 एपिसोड 1 यही एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।